नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर भूगोल विभाग से आज बीए पार्ट थर्ड सेक्शन डी के छात्रों से मुखातिब हूँ। हम पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे ज्योग्राफी ऑफ एशिया के रिलीफ पर। आज हम बात करते हैं एशिया के ड्रेनेज सिस्टम पर, अपवाह तंत्र पर। छात्रों, अपवाह का क्रम किसी भी क्षेत्र का मुख्यतः ढाल पर आधारित होगा। पानी हमेशा ढलान की ओर बहता है। तो जब हमने रिलीफ स्ट्रक्चर पर चर्चा की थी, वहाँ पर हमने गौर किया कि जो एशिया का स्वरूप है, वहाँ जितने भी उच्च भाग हैं, वहाँ से उद्गमित नदियों का प्रवाह होते हुए अंततः समुद्र की ओर जाता है। इसमें प्रमुख रूप से जो एशिया का अपवाह स्वरूप बनेगा, आइए उस पर बात करते हैं। एशिया महाद्वीप को मुख्य नदियों के क्रम में आर्कटिक सागर, प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर में जल गिराने वाली नदियों के क्रम में देखा जाता है। एशिया महाद्वीप की कुछ नदियां समुद्र तक अपना पानी पहुंचा भी नहीं पाती और आंतरिक भाग में ही विलीन हो जाती हैं। एशिया जैसे विशाल महाद्वीप के लिए अपवाह का विशिष्ट महत्व है। विश्व की 12 सबसे बड़ी नदियों में से 7 नदी अकेले एशिया महाद्वीप में बहती हैं। एशिया महाद्वीप के अपवाह में प्राचीन एवं नवीन दोनों तरह के अपवाह मिलते हैं। हिमालय पर्वत से निकलने वाली अधिकांश नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ तथा प्राचीन भूखंडों के क्षेत्रों में बहने वाली नदियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अपवाह के दृष्टिकोण से हम इन्हें 5 अपवाह प्रदेशों में, बेसिन्स में बांटते हैं। प्रथम है हिंद महासागरीय अपवाह क्षेत्र, दूसरा प्रशांत महासागरीय अपवाह क्षेत्र, तीसरा आर्कटिक महासागरीय अपवाह क्षेत्र, चौथा आंतरिक अपवाह क्षेत्र और पांचवा भूमध्य सागरीय अपवाह क्षेत्र। आइए चर्चा करते हैं एक एक की। प्रथम, हिंद महासागरीय अपवाह क्षेत्र। यह अपवाह क्षेत्र पश्चिम में दजला फरात नदियों के उद्गम स्थल से पूर्व में मलेशिया तक विस्तृत है। हिंद महासागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां दजला फरात, सिंधु, गंगा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र आदि हैं। इरावदी, ताप्ती, साल्विन आदि अन्य प्रमुख नदियां हैं। हिंद महासागरीय अपवाह क्षेत्र की प्रमुख नदियों के क्रम में बात करें तो प्रथम दजला फरात। यह फरात नदी पूर्वी टर्की की उच्च भूमि से निकलती है तथा दजला नदी मध्यवर्ती टर्की से निकल करके फरात में बसरा, इराक के निकट मिलती है। फिर ये दोनों सत अल अरब के नाम से फारस की खाड़ी के ऊपरी भाग में गिरती हैं। दजला नदी की लंबाई 1600 किलोमीटर तथा फरात की लंबाई 3600 किलोमीटर है। प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के बीच में ही हुआ था। सिंधु नदी की बात करें तो तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के समीप कैलाश हिमानी ग्लेशियर से इस नदी का उद्गम है, जो समुद्र तल से 5180 मीटर ऊंची है। यह अपने उद्गम स्थल से आगे लद्दाख को घेर कर बहती है। आगे चलकर काराकोरम दर्रे के पास जास्कर नदी में मिलती है।
दाईं ओर इसमें श्योक, गिलगित व काबुल नदियाँ मिलती हैं। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2897 किलोमीटर है। गंगा नदी यह भारत की महत्वपूर्ण नदी है और इसका तंत्र भारत का लगभग 1/4 से अधिक क्षेत्र कवर करता है। इसका विस्तार 8,38,200 वर्ग किलोमीटर में है। गंगा में सहायक नदी के रूप में बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ और दाईं ओर से मिलने वाली नदियों को श्रेणीगत किया जा सकता है। यह अपवाह क्षेत्र गंगा भारत की ब्रेड बास्केट के रूप में भी भूमि प्रदान करता है। साल्विन नदी तिब्बत में उद्गम होने के पश्चात ये नदी चीन के यूनान प्रांत से प्रवाहित होती हुई म्यांमार में प्रवेश करती है। यह नदी मर्तमान की खाड़ी या अंडमान सागर में गिरती है। दूसरी है इरावदी नदी। ये म्यांमार की सबसे प्रमुख नदी है। यह माली और माई नदियों से मिलकर के बनी है। यह नदी भी अंडमान सागर में जाकर के गिरती है। चाऊ फ्राया नदी यह थाईलैंड की प्रमुख नदी है जो थाईलैंड में बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। रेड नदी यह वियतनाम के उत्तर में बहती है। यह सघन बसा क्षेत्र है। यह नदी दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। आइए बात करते हैं प्रशांत महासागरीय अपवाह क्षेत्र की। इस अपवाह क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ मध्य एशिया की उच्च भूमि से निकलकर प्रशांत महासागर में गिरती हैं। हुआंगहू, यांगटिशिक्यांग, सिक्यांग, मीकांग, मीनाम, रेड एवं आमूर आदि प्रशांत सागर में विलीन होने वाली प्रमुख नदियां हैं। इन प्रमुख नदियों ने उपजाऊ मैदानों का निर्माण किया है। चीन का विशाल उत्तरी मैदान हुआंगहू नदी द्वारा निर्मित मिट्टी से बना है। इस प्रदेश में मानसूनी घटाओं के द्वारा पर्याप्त वर्षा होने के कारण नदियां जल से भरी रहती हैं एवं नित्यवाही होती हैं। हुआंगहू नदी की बाढ़ तो बहुधा घातक होती है। इसी कारण से हुआंगहू नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। यांगटिशी क्यांग नदी प्रशांत महासागरीय अपवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। इस नदी की लंबाई 5,464 किलोमीटर है। सिक्यांग नदी चीन के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होती है। यह नदी 2,650 किलोमीटर लंबी है। यह यूनान के पठार से निकलती है। यूनान प्रांत से बहती हुई म्यांमार, लाओस, थाईलैंड की सीमा बनाती हुई कंबोडिया और दक्षिणी वियतनाम में बहती हुई दक्षिणी चीन सागर में मिल जाती है। आमूर चीन के उत्तरी पूर्वी भाग की महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी लंबाई में 4,416 किलोमीटर लंबी है और इस पर प्रमुख रूप से होंशु द्वीप पर किटाकामी, रोज़, किसो, टेरेनरू प्रमुख नदियां हैं जिनका जल प्रशांत महासागर में गिरता है। आर्कटिक महासागरीय अपवाह क्षेत्र की चर्चा करें तो यह आर्कटिक महासागरीय अपवाह क्षेत्र का विस्तार एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में विस्तृत है। यह सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र है। ओबे, येनेसी और लीना आर्कटिक महासागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं। आर्कटिक सागर के अधिकांश भागों में वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। अधिकांश भागों के हिमाच्छादित होने पर नदियां मुहाने पर गिरने से पहले फैल जाती हैं, जिसके कारण नदी बेसिन व समुद्र के पास में दलदल बन जाते हैं। अर्थात नदियों के मुहाने व निचले भाग बर्फ से जमे रहते हैं। इन नदियों का जल आगे नहीं जा पाता है एवं वहीं आसपास फैल जाता है, जिससे नदी बेसिन व समुद्र के समीपवर्ती भागों में दलदल बन जाते हैं। आंतरिक प्रवाह की बात करें, आंतरिक अपवाह क्षेत्र में यह प्रदेश एशिया के मध्यवर्ती भाग में अनातोलिया से पूर्व
में मंचूरिया तक विस्तृत है। आमू दरिया व सर दरिया इस अपवाह क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। ये दोनों मुख्य नदियां अरल सागर में गिरती हैं। इली, चू, खोतान, तारिम आदि अन्य प्रमुख नदियां हैं। एशिया के अन्य प्रमुख आंतरिक जल स्रोतों में मृत सागर, कैस्पियन सागर, टोनले सेप झील, जापान की झीलें आदि सम्मिलित की जाती हैं। भूमध्य सागरीय अपवाह क्षेत्र की चर्चा करें। इस अपवाह क्षेत्र में कोई विशाल नदी नहीं है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां अपेक्षाकृत बहुत छोटी हैं। तुर्की से निकलने वाली मनीषा तथा मेडेरिस और सीरिया की ओरंटेस इस अपवाह क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां भूमध्य सागर में गिरती हैं। भूमध्य सागर एशिया महाद्वीप के पश्चिमी भाग में विस्तृत है। एशिया के दक्षिणी पश्चिमी देशों की नदियां भूमध्य सागर में गिरती हैं। इस अपवाह क्षेत्र का विस्तार टर्की, साइप्रस, लेबनान, इज़राइल, जॉर्डन आदि देशों तक है। धन्यवाद छात्रों, आज हमने एशिया के इस ड्रेनेज पैटर्न पर चर्चा की। इस पर तैयारी के लिए आवश्यक है कि आप इसे अलग अलग अपवाह क्षेत्र का जो वर्णन आपके साथ किया गया, इसे मानचित्र पर अंकित करते हुए अभ्यास कर इसमें अपने अध्ययन का आधार बनाएं। धन्यवाद।